हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर फाइन। बच्चों, आज हम हमारे क्वेश्चन बैंक सोल्यूशन में थर्मोडायनेमिक्स का पार्ट 2 करने जा रहे हैं। ये थर्मोडायनेमिक्स में पार्ट 1 हम ऑलरेडी कर चुके हैं। उसमें हम लोग ऐसे 1 तक जा चुके हैं, एमसीक्यू, वीएसएक्यू और ऐसे 1 हम लोग ने कर लिया। आज हम लोग को ऐसे 2 और एलए करना है। और मैं आपको एलए जो है यहाँ पर आपके जो 3 एलेज हैं लास्ट के, तो मैं आपको क्लासरूम में याद करा दूंगा। उतने बड़े बड़े आपको एलेज याद करने की जरूरत नहीं है। मैं आपको तरीका बताऊंगा कैसे आप लोग आसानी से उसको याद कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आइए तो हमारा ऐसे 2 शुरू करते हैं। आज ऐसे 2 देखिए, ऐसे 2 में क्या है, हमारा जो ऐसे 2 है उसमें सबसे पहला सवाल, क्लासिफाई एंड एक्सप्लेन थर्मोडायनेमिक सिस्टम। 3 टाइप के थर्मोडायनेमिक सिस्टम होते हैं। कौन कौन सा? ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम। ओपन सिस्टम में क्या होता है भाई? ओपन सिस्टम में होता है मैटर और एक्सचेंज, दोनों का एक्सचेंज। ठीक है ना, मैटर और एनर्जी दोनों का एक्सचेंज। और क्लोज सिस्टम में सिर्फ एनर्जी एक्सचेंज होगी, और आपका आइसोलेटेड सिस्टम में कुछ भी एक्सचेंज नहीं होता है। ठीक है, यही आपको लिखना है। आपके पास क्विल ऐप में सारे नोट्स लिखे हैं रिटन फॉर्मेट में, प्रिंटेड फॉर्मेट में आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, चलो इसके सेकंड क्या है? सेकंड थोड़ा सा मुझे शायद समझाना पड़ेगा। एक्सप्लेन गिवन केसेस रिलेटेड टू एनर्जी ट्रांसफर बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। ठीक है, आपको ये केसेस को एक्सप्लेन करना है। सबसे पहला केस क्या है? तीनों केसेस में एनर्जी ट्रांसफर हो रही है। पहले केस में Q ग्रेटर देन 0 है, सेकेंड केस में क्या है? Q लेस देन 0 है, और थर्ड केस में Q क्या है? इक्वल टू 0 है। तो ये तीनों केसेस को अपने को एक्सप्लेन करना है। आइए मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ ये तीनों केसेस क्या है। Q ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या होता है बच्चों? Q ग्रेटर देन 0 का मतलब होता है Q पॉजिटिव है। ग्रेटर देन 0 का ये मतलब होता है Q पॉजिटिव है। Q पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या है? Q पॉजिटिव इसका मतलब ये है कि हीट इज एडेड टू द सिस्टम। सिस्टम में क्या किया गया है? सिस्टम में हीट को ऐड किया गया है, ये इसका मतलब होता है। नीचे थोड़ा सा डायग्राम के जरिए बताता हूं मैं आपको। तो क्या कर दिया गया है? सिस्टम में हीट ऐड हो गई। तो अगर आपके पास ये कोई सिस्टम है, मान लीजिए कोई सिस्टम है, और सिस्टम का टेम्परेचर Ts मान लेते हैं, और उसके अलावा बाहर की सारी चीजें क्या होगी? एनवायरनमेंट हो गया, सराउंडिंग होगी। आपकी टेक्स्ट बुक उसको एनवायरनमेंट कह रही है, सराउंडिंग को एक ही बात है। तो ये आपका बाहर क्या है? एनवायरनमेंट है या सराउंडिंग है। अब मुझे बताइए हीट कहां से कहां फ्लो होती है? हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर। अब हीट जो है वो सिस्टम में ऐड हो रही है। क्यों ऐड हो रहा है? क्योंकि इसका मतलब ये हुआ पॉजिटिव, पॉजिटिव मतलब हीट इज एडेड टू द सिस्टम। हीट कब ऐड होगी सिस्टम में? हीट सिस्टम में तब ऐड होगी जब यहां पर क्या होगा, आपका ये जो एनवायरनमेंट का टेम्परेचर ये हायर पे होगा, हायर लेवल पे होगा, और ये लोअर लेवल पे होगा। दिस इंप्लाइज टेम्परेचर ऑफ द एनवायरनमेंट इज ग्रेटर देन क्या होगा? टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम। ये तभी हो सकता है। समझ आया? क्लियर हो गया? इतना आसान नहीं है। ठीक है, सेकेंड केस में क्या बोलता है? Q इज लेस देन 0। इसका मतलब Q क्या है? नेगेटिव है। Q नेगेटिव का मतलब क्या है? हीट इज रिलीज्ड फ्रॉम द सिस्टम। सिस्टम से क्या हो गया है? सिस्टम से हीट रिलीज हो गई है। अगर सिस्टम से हीट रिलीज हो गई है तो ये क्या है आपका? सिस्टम से अगर हीट रिलीज हो गई तो ये अगर आपका ऐसा सिस्टम है, और ये आपका क्या है? Ts है, और ये आपका टेम्परेचर ऑफ द एनवायरनमेंट है। तो अगर सिस्टम से हीट बाहर निकल रही है, इसका मतलब क्या हुआ? सिस्टम से हीट बाहर निकलने का मतलब होता है कि ये ज्यादा टेम्परेचर पे होगा और ये कम टेम्परेचर पे होगा। क्यों? क्योंकि हीट ज्यादा टेम्परेचर से कम टेम्परेचर की तरफ फ्लो होती है। तो इसका मतलब सिस्टम का टेम्परेचर इज ग्रेटर देन क्या होगा? एनवायरनमेंट का टेम्परेचर। क्लियर हो रहा है? समझ आती बात? तो इस तरीके से आप क्या करेंगे, ये 2 चीजें समझ लेंगे। और तीसरी चीज समझाने की फिर क्या जरूरत है? Q इज इक्वल टू 0 मतलब क्या? हीट ना तो ऐड हो रही है ना तो रिलीज हो रही है सिस्टम से। तो हीट इज नीदर एडेड नॉर रिलीज्ड फ्रॉम द सिस्टम, लिख सकते हैं आप लोग वो। अब हीट ना तो ऐड हो रही है ना तो रिलीज हो रही है, इसका मतलब क्या हुआ? दोनों का टेम्परेचर बराबर हो चुका है। इसका मतलब TE इज इक्वल टू क्या है? TS। तो ये तीनों चीजें मैंने आपको समझा दिया। यहां पर Q क्या है? 0 है। क्लियर हो गया? समझ में आ गया? तो आई होप आपको तीनों चीजें मैंने समझा दी डिटेल में। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मैंने इससे पहले के लेक्चर में कन्वेंशंस बताए हैं कि Q कब पॉजिटिव होगा, Q कब नेगेटिव होगा, उसी बेसिस पे मैंने सारी चीजें लिखी हैं आप लोगों के लिए। ठीक है, चलिए आइए। अब इसके बाद क्या है? इसके बाद आइए देखिए नेक्स्ट पार्ट। इसमें क्या है? नेक्स्ट पार्ट इसमें है एक्सप्लेन डिफरेंट वेज थ्रू विच इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम कैन बी चेंज्ड। ठीक है ना, ये बहुत ज़्यादा लिख दिया गया है,
जो आपके टारगेट के जो क्विल ऐप में जो सोल्यूशन दिया हुआ है, बहुत ज़्यादा लिखा है उसके अंदर। मैं आपको सिंपल तरीका बताता हूँ, 2 ही चीज़ें आप लोग याद रखें। जो आपका सबसे पहले Q इज इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा U प्लस W। ये क्या आपका फ्लॉट है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो इंटरनल एनर्जी या तो इसके चेंज होने से चेंज होगी या तो इसके चेंज होने के चेंज होगी। बात समझ आ रही है क्या बोल रहा हूं मैं? तो इंटरनल एनर्जी को चेंज करने के बच्चों सिर्फ 2 तरीके हैं, एक क्या आपका हीट, एक क्या आपका वर्क। आप सिस्टम में हीट को ऐड कर दो या उसे हीट निकाल दो, इंटरनल एनर्जी चेंज हो जाएगी। आप सिस्टम पे वर्क कर दो या सिस्टम सराउंडिंग पे वर्क कर दे, समझ में आ गया, तब भी क्या हो जाएगी, इंटरनल एनर्जी चेंज हो जाएगी। बस ये 2 तरीके हैं, अल्टीमेटली वो टेम्परेचर का ही फंक्शन है, लेकिन आप सीधा फॉर्मूले में देख के बता सकते हैं। ठीक है, इसका मैं क्या करूंगा, जो भी आपको दूसरे फॉर्मेट में उसको जो लिखना है उसको मैं टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दूंगा, तो टेलीग्राम पे जाकर के देख लीजिएगा। उतना भी आप लिख देंगे तो भी आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे, जितना मैं आपको दे दूंगा। प्रिंटेड फॉर्मेट में ही है वो, दूसरी रेफरेंसेस से हैं तो आपको मैं दे दूंगा वो। ठीक है, चलो भाई हो गया, ये भी हो गया। इसके बाद राइट अ नोट ऑन थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। ठीक है ना, अगर आप क्या करते हैं थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम, देखिए कितने टाइप के इक्विलिब्रियम है, 4 इक्विलिब्रियम की बात करते हैं हम लोग थर्मोडायनेमिक्स में। सबसे पहला कौन सा है, सबसे पहला आपका मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, फिर उसके बाद बताइए कौन सा है, उसके बाद आपका केमिकल इक्विलिब्रियम। ये सब मैंने पढ़ाया आप लोग को, कहाँ पढ़ाया, केमिस्ट्री के थर्मोडायनेमिक्स में, केमिकल थर्मोडायनेमिक्स में। ठीक है, मैकेनिकल, उसके बाद थर्मल इक्विलिब्रियम, फिर आपको मैंने लास्ट में पढ़ाया था थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। मैकेनिकल इक्विलिब्रियम मतलब क्या, इसका मतलब होता है प्रेशर कांस्टेंट। केमिकल इक्विलिब्रियम मतलब क्या, वॉल्यूम कांस्टेंट। ठीक है, उसके बाद थर्मल इक्विलिब्रियम मतलब क्या, टेम्परेचर कांस्टेंट। और थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम मतलब प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर तीनों कांस्टेंट, ये मतलब होता है। तो ऐसा इक्विलिब्रियम जिसमें ये बाकी तीनों इक्विलिब्रियम आ रहे, उसको थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम कहते हैं, जिसमें प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर तीनों कांस्टेंट है। समझ में आ गया, इतना आसान है ये, क्लियर हो रहा है। चलो आ जाओ, इसके बाद आगे बढ़ते हैं, आगे की बात क्या है, नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट क्या है, एक्सप्लेन ग्राफिकली पॉजिटिव वर्क वेरिंग विद प्रेशर, नेगेटिव वर्क वेरिंग विद प्रेशर, पॉजिटिव वर्क एट कांस्टेंट प्रेशर। तो ये ग्राफ बनाते हैं ना, ये ऊपर बता चुका हूं मैं, तीनों ग्राफ आप लोगों को बता चुका हूं मैं, जो पार्ट 1 था उसमें तीनों ग्राफ मैं आप लोगों को करा चुका हूँ, तो वापस बताने की क्या ही जरूरत है इसके अंदर। तो जो आपका ऐसे 1 है उसमें से 3, 4, 5 जो दिया हुआ है वो तीनों मिला करके एक सवाल दे दिया, वही बना दो ग्राफ, तो बताने की क्या जरूरत है इसमें। राइट ए नोट ऑन फ्री एक्सपांशन, ये फ्री एक्सपांशन के बारे में मैं आपको लिखा देता हूँ चीजें। फ्री एक्सपांशन एक सडन एक्सपांशन होता है, तो मैं एक एक करके पॉइंट्स लिखा देता हूँ आपको इसके। फ्री एक्सपांशन क्या है, तो इट्स अ सडन एडियाबैटिक एक्सपांशन। ये क्या होता है, एक सडन एडियाबैटिक एक्सपांशन होता है। इसमें सेकेंड पॉइंट ये हो सकता है, देयर इज नो एक्सचेंज, सिंपल भाषा में लिखा रहा हूं मैं, आसानी से आपको याद हो जाएगा। देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ हीट बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में कोई भी हीट का एक्सचेंज नहीं होता है। इवन there is no work done on the system or by the system। ये एक्सपांशन ऐसा होता है, इसमें ना तो वर्क डन ऑन द सिस्टम होता है, ना तो वर्क डन बाय द सिस्टम होता है। Q भी 0 है, ये भी 0 है, ठीक है ना, W भी 0 है। फ्लॉट अगर लगाएंगे, अकॉर्डिंग टू फ्लॉट अगर लगाएंगे तो Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस W, तो ये दोनों तो 0 हो गए, तो देयरफॉर डेल्टा U भी क्या हो जाएगा, 0। देयर इज नो चेंज इन इंटरनल एनर्जी। समझ में आ गया, ऐसे ही आपके 4 पॉइंट्स बन गए, और 2 पॉइंट्स लिख देते हैं। और 2 पॉइंट्स में क्या करेंगे, इट्स एन इंस्टेंटेनियस अनकंट्रोल्ड चेंज होता है ये, ठीक है। उसके बाद 6 पॉइंट में आप लोग ये लिख लीजिएगा। 6 पॉइंट में आप लोग क्या कर देंगे, 6 पॉइंट में आप लोग कर देंगे कि ऐसे करिए, एग्जाम्पल लिख सकते हैं आप लोग, इसका एग्जाम्पल लिख सकते हैं। एग्जाम्पल क्या है, बलून बस्ट सडनली, बलून क्या कर देगा, सडनली बस्ट हो जाएगा। और एक अगर आप पॉइंट ऐड करना चाहते हैं तो और एक पॉइंट ये लिख लीजिएगा कि इसमें जो है
जो आपका इंडिकेटर डायग्राम है, पीवी डायग्राम इसका प्लॉट नहीं कर सकते। इट्स पीवी डायग्राम कैन नॉट बी प्लॉटेड। मैं ऐसे सिंबॉलिक फॉर्म में लिख देता हूँ, पीवी डायग्राम नहीं बना सकते इसका, क्योंकि इतना फास्ट होता है ये, सिर्फ इनिशियल और फाइनल स्टेज बना सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल भाषा में मैंने पॉइंट्स लिखा दिए, आराम से आपको याद हो जाएगा ये। क्लियर हो गया, समझ में आ गया। और भी इसके इम्प्लीकेशंस है, ये फ्री एक्सपांशन क्या है, लेकिन अभी मौका नहीं है वो सब समझाने का, अभी एग्जाम ओरिएंटेड मुझे सिर्फ पढ़ाना है आपको। तो बड़ा इंटरेस्टिंग है, एस्ट्रोनॉट वाला पार्ट भी बताया जा सकता है कि ना ये फ्री एक्सपांशन, वो एस्ट्रोनॉट वो स्पेशल सूट पहनता क्यों है, बहुत इंटरेस्टिंग है वो। ये फ्री एक्सपांशन का ही है, वरना तो अपनी बॉडी फूल के कप्पा हो जाएगी, समझे। तो बेसिकली वो फ्री एक्सपांशन वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बाहर जब आप स्पेस में जाएंगे तो एक्सटर्नल प्रेशर नहीं होगा ना, तो हमारे अंदर जो गैस भरी वो फ्रीली एक्सपांड होना शुरू हो जाएगी। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, अभी मौका नहीं है उसको समझाने का। चलिए जो भी है, आइए 7th क्वेश्चन पे चलते हैं। तो 1 ग्राम ऑफ वाटर, 1 ग्राम ऑफ वाटर, उसका वॉल्यूम दे दिया गया है, कितना दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। बिकम्स कितना हो जाएगा 1671 सेंटीमीटर क्यूब हो जाता है ऑफ स्टीम। 1 ग्राम पानी ले लो, उसको स्टीम में आप कन्वर्ट करोगे तो इतना ज़्यादा हो जाता है वो, उसका वॉल्यूम, गैस बन गई ना वो, ठीक है ना। चलो भाई, प्रेशर कितना है, प्रेशर है 1 एटमॉस्फेयर, यानी 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल, ठीक है। और लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन अपने को दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 2256 जूल पर ग्राम। और कैलकुलेट एक्सटर्नल वर्क एंड इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी, आपको वर्क डन निकालना है और साथ ही साथ आपको क्या निकालना है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, मतलब इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी निकालनी है। कैसे निकालेंगे आप लोग इसको बताइए, क्या क्या आपको दिया हुआ है। प्रेशर कांस्टेंट है, बोलिए प्रेशर कांस्टेंट है, और ये बाकी चीज़ें आपको दी गई हैं। अब वॉल्यूम आपको दिया हुआ है, वर्क डन कैसे निकालोगे, बोलो भाई। कांस्टेंट प्रेशर है तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या है, पी डेल्टा वी। कांस्टेंट प्रेशर में तो यही होता है। प्रेशर कितना है, प्रेशर है 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा वी। डेल्टा वी मतलब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, डेल्टा वी बताइए। डेल्टा वी होगा V2 माइनस V1, 1671 माइनस 1 यानी 1670 सेंटीमीटर क्यूब है, कन्वर्ट करो मीटर क्यूब में 10⁻⁶, तो 1670 इंटू 10⁻⁶। समझ में आ गया। अब इसको आप लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे और क्या निकाल लेंगे, वर्क डन निकाल लेंगे। तो वर्क डन आप लोग का यहाँ से आ जाएगा। क्लियर हो गया, समझ में आ गया। अब आप लोगों को क्या करना है, मतलब आपको ये भी निकालना है, डेल्टा यू भी निकालना है, जो भी आएगा वो आंसर आपका जूल में आएगा इसमें, ठीक है ना। अब आप लोग डेल्टा यू कैसे निकालेंगे बताइए। डेल्टा यू निकालने का क्या तरीका है, डेल्टा यू निकालने का ये तरीका है कि आप लोग क्या कर सकते हैं, फ्लॉट लगा सकते हैं, Q इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू, ठीक है ना। अब क्या हो जाएगा बताओ, डेल्टा यू क्या हो जाएगा, डेल्टा यू हो जाएगा Q माइनस डब्ल्यू। Q क्या होगा, अब देखो लेटेंट हीट दिया गया है, तो आपने 10th स्टैंडर्ड में शायद पढ़ा होगा, अभी 10th स्टैंडर्ड में आ गया है वो चैप्टर, ठीक है। मुझे मौका नहीं मिलता, वरना मैं 10th स्टैंडर्ड को भी पढ़ा हूँ, 9th और 10th स्टैंडर्ड को, और बहुत सालों से नहीं पढ़ा है मैंने 9वीं 10वीं को, ठीक है। तो शायद 10th स्टैंडर्ड में भी एक चैप्टर आया है ये, इसमें हीट का, उसमें आपने पढ़ा होगा Q इज इक्वल टू क्या होता है, M/L, लेटेंट हीट के बारे में। तो यहाँ पर मास दे दिया गया है, आई थिंक मास कितना दिया हुआ है, 1 ग्राम दे दिया गया है, तो मास को भी ऐड कर लेते हैं 1 ग्राम, ठीक है ना। तो ज़रा निकाल लेंगे इसको। आइए, ये फॉर्मूला अपना ये है, फॉर्मूला अपना ये है इस तरीके से, या फिर मैं Q अलग से निकाल के देता हूँ आप लोग। आइए चलो, तो अगर डेल्टा यू निकालना है बच्चों, तो आपको क्या चाहिए, आपको U चाहिए और आपको W चाहिए। Q निकाल देते हैं। आइए, Q इज इक्वल टू क्या होता है, M/L होता है। M क्या है, 1 ग्राम। लेटेंट हीट कितना है, 2256 जूल पर ग्राम, ग्राम ग्राम कैंसल, 2256 जूल। Q आ गया। क्लियर हो गया, ये Q आ गया, Q को यहाँ पुट कर दो, 2256 माइनस व्हाट इज W, W जो भी वहां पर आएगा वो आप लोग उसको यहां से सब्ट्रैक्ट करके आंसर लिख देंगे। समझ आया, क्लियर हो गया। तो ये आपने क्या कर दिया, इतनी आसानी से इसको सॉल्व कर लिया, बहुत इजी है प्रॉब्लम तो, ठीक है ना। चलिए, इसके बाद नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट पार्ट क्या है देखिए। नेक्स्ट पार्ट इसका ये है कि अभी हम लोग क्या करने जा रहे हैं, अभी हम लोग 8th क्वेश्चन करने जा रहे हैं। 8th क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट द फॉलिंग टेम्परेचर ऑफ हीलियम इनिशियली एट 15 डिग्री सेल्सियस व्हेन इट इज सडनली एक्सपांडेड टू 8 टाइम्स इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम। मतलब क्या, आपको क्या करना है, फॉलिंग टेम्परेचर निकालना है। फॉलिंग टेम्परेचर मतलब बेसिकली डेल्टा टी निकालना है, कितना टेम्परेचर गिरा है। उसके बाद इनिशियल टेम्परेचर कितना है, 15 डिग्री सेल्सियस, और वॉल्यूम V2 इज 8 टाइम्स V1, ये दे दिया गया है।
तो आपको अगर डेल्टा टी निकालना है तो डेल्टा टी क्या होता है बच्चों, डेल्टा टी होगा यहाँ पर फॉल इन टेम्परेचर, मतलब ये ज्यादा होगा। ठीक है, क्लियर हो गया। चलो भाई, तो कैसे करेंगे, T2 माइनस T1 करेंगे, ऐसे निकालेंगे। ठीक है ना, चलो भाई, तो ये जो है ऐसे अपन निकालेंगे, T2 निकालना पड़ेगा, नहीं मतलब ये हुआ। और एक बात यहां पर बोला है, इसने एक वर्ड इस्तेमाल किया, सडनली। एक सडन प्रोसेस कौन सा होता है, सडन प्रोसेस होता है एडियाबैटिक। आइसोथर्मल तो बहुत स्लो प्रोसेस है, समझ आ रहा है। तो एडियाबैटिक प्रोसेस है, इस वजह से क्या करना पड़ेगा, एडियाबैटिक प्रोसेस की चीजें लगानी पड़ेगी। अब वीटी रिलेशन क्या होता है एडियाबैटिक प्रोसेस में, तो वीटी रिलेशन क्या होता है ये मैं आपको समझा दूं। वीटी रिलेशन होता है टीवी रेस टू गामा माइनस 1 इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। समझ में आ गया, जो इसको कहते हैं वीटी रिलेशन। तो वीटी रिलेशन क्या होता है आपका, टी इंटू मल्टीप्लीकेशन में है वी इंटू वी रेस टू गामा माइनस 1। ठीक है ना, ये अपने पास है। और गामा का वैल्यू दे दिया गया है, गामा एस 5/3, ये गामा का वैल्यू है। क्लियर हो रहा है, समझ आ रही बात। तो इस तरीके से अपने पास ये है। अब यहां पर कन्वर्जन करना पड़ेगा बच्चों, कन्वर्जन करेंगे तो क्या होगा बताओ, ये होगा आपका 15 + 273, तो कितना होगा, ये हो जाएगा 288 केल्विन हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 288 केल्विन। यहाँ पर इसको क्या लिख सकते हैं, T1 V1 रेस टू गामा माइनस 1 इज इक्वल टू T2 V2 रेस टू गामा माइनस 1। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, देयरफॉर हो जाएगा T1/T2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका V2/V1 द होल रेस टू क्या हो जाएगा, गामा माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है ना, क्लियर हो गया। V2/V1 द होल रेस टू क्या होगा, गामा माइनस 1। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, T1 कितना है, T1 तो 288 है और T2 अपने को निकालना पड़ेगा। V2 कितना है बच्चों, V2/V1 इज 8, गामा इज V2/V1 इज 8, गामा इज 5/3 - 1। ठीक है, क्लियर हो गया। चलो भाई, तो अब यहां पर क्या हो जाएगा, देयरफॉर हो जाएगा 288 डिवाइडेड बाय T2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू ये क्या लिख सकता हूं, देखो ये अब इसको भी सॉल्व करेंगे, ये जाएगा 2/3, कितना हो जाएगा ये 2/3, और 8 को लिख सकते हैं 2⁻3, तो 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा, 2 का स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा 4। देयरफॉर T2 क्या हो जाएगा 288 डिवाइडेड बाय 4, 4 1 ज़ा 4 7 ज़ा 28, 4 2 ज़ा 8, देयरफॉर T2 हो जाएगा 72 केल्विन। ये आ गया आपका T2। ठीक है, निकालना क्या है, निकालना है डेल्टा टी। डेल्टा टी क्या होगा, T2 माइनस T1, T2 माइनस T1 कितना होगा, T2 माइनस T1 करेंगे तो 72 - 288 कितना होगा बोलो। इसमें से इसको पहले माइनस कर लो ना, 8 में से 6 गया तो 8 में से 2 गया तो 6 बचा, 8 में से 200 माइनस 216 केल्विन। ठीक है ना, वही है, डिग्री सेल्सियस में है तो डिफरेंस तो सेम ही आएगा ना, पता है ना, ये डिफरेंस लिया आपने, आप उसको केल्विन डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करो तो तब भी आंसर निकालो तो डिफरेंस ही आएगा। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं। तो अगर आप डिफरेंस ले रहे हैं, क्योंकि दोनों स्केल लीनियर है, 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा आपने, तो डिफरेंस अगर ये आ रहा है तो अगर आप बोलेंगे कि डेल्टा टी यानी चेंज इज -216 डिग्री सेल्सियस, तो डिफरेंस ये भी सही आंसर है, ये भी सही आंसर है, दोनों सही, कि डिफरेंस तो सेम ही आएगा। समझ आ गया कि दोनों स्केल कैसी है, लीनियर स्केल है, 100 पार्ट्स है दोनों में। ठीक है, 100 पार्ट्स में उसको डिवाइड किया गया है। क्लियर हो गया, समझ में आ गया। तो घबराना नहीं है देख के, ये भी आंसर सही है, वो भी आंसर सही है, क्योंकि आपने डिफरेंस निकाला है, टेम्परेचर नहीं पूछा है, टेम्परेचर का डिफरेंस पूछा है, कितना फॉल हुआ टेम्परेचर, तो इतने से फॉल हो गया टेम्परेचर। ठीक है, क्लियर हो गया। चलो भाई, तो 288 पे था और देखो 72 केल्विन पे आ गया टेम्परेचर। ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं। आगे क्या है इसके बाद, 9th क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन में क्या है, 9th क्वेश्चन में अ सिलेंडर कंटेनिंग 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ गैस और वॉज कंप्रेस्ड एडियाबैटिकली, एडियाबैटिक कंप्रेशन। ठीक है, अंटिल इट्स टेम्परेचर रोज फ्रॉम 27 to 97, कैलकुलेट द वर्क डन एंड हीट प्रोड्यूस्ड। ठीक है, 1 ग्राम मॉलिक्यूल मतलब 1 मोल मॉलिक्यूल, समझ में आ गया। तो नंबर ऑफ मोल्स दे दिए गए हैं यहाँ पे, 1 ग्राम एटम, 1 ग्राम मॉलिक्यूल मतलब 1 मोल मॉलिक्यूल, ध्यान रखिएगा इसका। ठीक है, एडियाबैटिक प्रोसेस में वर्क डन क्या होता है, एडियाबैटिक प्रोसेस में NR डेल्टा टी डिवाइड बाय 1 माइनस गामा। ठीक है ना, ये आपके पास है। अब इसके बाद बताइए क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स कितना है। अब ये क्या बताऊं, फॉर्मूला बेस क्वेश्चन है, तो नंबर ऑफ मोल्स कितना है, ये 1 है। उसके बाद टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस है, मतलब 300 केल्विन हो गया। ये कितना है, 97 डिग्री सेल्सियस है। ऐड कर लीजिए, बताइए क्या आंसर है, खुद से करना बहुत सिंपल है। वर्क डन, नंबर ऑफ मोल्स कितना है, 1 है, 1 दे दिया गया है। आर का वैल्यू आप लोग जानते हैं, 8.31 मानना है।
उसके बाद डेल्टा टी आपको पता है, इन दोनों का डिफरेंस लेना है आपको, समझ में आ गया, जो डिफरेंस आएगा वही रहेगा यहाँ पर भी। और उसके बाद आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है, आगे वर्क डन आपको निकालना है, तो कुछ है ही नहीं है तो क्वेश्चन में, तो वैल्यू को पुट करना है। एक और चीज हीट निकालनी है, हीट कैसे निकालेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। तो हीट जो है यहाँ पर कैलोरी में दी गई है, तो कैसे निकालेंगे आप लोग, जो भी आपका वर्क आएगा वही हीट में कन्वर्ट होता है, समझ आ गया। तो वर्क जो होगा वो जूल में आएगा, इसमें आएगा जूल में आएगा, तो जो भी वर्क होगा उसको 4.18 से डिवाइड करोगे तो वो कैलोरी में आ जाएगा, समझ आ गया। तो जो भी आपका वर्क आएगा वही हीट में कन्वर्ट होता है, और उसी को आप लोग 4.18 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा आंसर, कैलोरी में आ जाएगा। मैं बहुत डिटेल में समझा सकता हूँ उसको, क्यों हुआ, क्या हुआ, कैसे आ गया, लेकिन अभी मौका नहीं है सब समझाने का, अभी एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ना है अपने को बस, ठीक है। चलो ये फॉर्मूला लगाओ उसका, इससे आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। पूरी कहानी सुना सकता हूँ इससे रिलेटेड, क्या होगा, कैसे होगा, कितना करना है, ठीक है। चलिए आइए, इसके बाद जो है स्टेट अपने को फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, पीछे भी ये सवाल बता चुका हूं मैं, और कोई लैब पे जो नोट्स है उसमें दिए हुए सारी चीजें, देखो ये जो वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है स्टेट फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, तो आप लोग कर सकते हैं। उसमें क्या बताऊं, जो भी डिराइव द रिलेशन, वहां पर डेरिवेशन तो है नहीं, वो कंजर्वेशन प्रिंसिपल, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन प्रिंसिपल्स का डेरिवेशन नहीं होता, तो ये डेरिवेशन कैसे किया, क्या है, जो भी वहां पर दिया हुआ वो आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन में आपको बता देता हूं, फर्स्ट क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आपको क्या बोला है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बताना है और क्या करना है, डिराइव करना है, जो भी वहां कोई लैब में दिया है आप उसको याद कर लें, वही आपको एग्जाम में लिखना है जाकर, ठीक है। उसके बाद एक्सप्लेन वर्क डन, क्योंकि टेक्स्ट बुक में वैसा दिया हुआ है, एक्सप्लेन वर्क डन ड्यूरिंग अ थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, ये बहुत बड़ा दिया हुआ है वर्क डन निकालने का तरीका, कोई लैब के जो सोल्यूशंस हैं उसमें काफी ज्यादा दिया हुआ वर्क डन निकालने का तरीका, उतना नहीं करना है, 2 तरीके आप लोग याद रखेंगे और उसके नोट्स में आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। तो इसमें 2 तरीके आप लोग याद रखिएगा। सबसे पहला तरीका इसमें क्या है आपका, बाय इंडिकेटर डायग्राम। इंडिकेटर डायग्राम का मतलब होता है पीवी डायग्राम, तो आपको जो पीवी डायग्राम होता है वो यूज करके आप लोग वर्क डन निकाल सकते हैं, या फिर आप लोग क्या कर सकते हैं, बाय एनालिटिकल मेथड, बाय एनालिटिकल मेथड, एनालिटिकल मेथड को यूज करके भी आप लोग क्या कर सकते हैं, वर्क डन निकाल सकते हैं। पीवी डायग्राम में एरिया अंडर पीवी कर्व, एरिया अंडर पीवी वर्क जो होता है ये आपको क्या देगा, ये आपको हमेशा पीवी डायग्राम, आई एम सॉरी, एरिया अंडर पीवी कर्व बोलना चाहिए उसको, पीवी कर्व, ये आपको क्या देगा, वर्क डन देगा, ठीक है, वर्क डन देगा। और बाय एनालिटिकल मेथड, इसमें वर्क डन आप कैसे निकालेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ पीडीवी करके, समझ में आ गया। तो बहुत सिंपल सा है ये, मैं आपको इसके नोट्स दे दूंगा तो आप लोग वहां से याद कर लीजिएगा। ये 2 तरीके मैंने आपको बता दिए वर्क डन निकालने के थर्मोडायनेमिक्स, ऐसे आप लोग वर्क डन निकालते हैं। अपन मेन मुद्दे पे आते हैं, मेन मुद्दा क्या है, ये आपके 3 सवाल, ये तीनों सवाल को मैं एक साथ आपको करा देता हूँ, 7-8 पॉइंट आपको याद करा देता हूँ मैं एक ही पैटर्न पे, ठीक है। चलो भाई, ऑलमोस्ट 70-75% चैप्टर रिवाइज हो गया, अच्छा खासा इसने रिविजन करा ही दिया आपका, ठीक है। चलिए भाई, अब अपन आ रहे हैं किस पे, एलए पे आ रहे हैं। एलए में क्या है, एलए में आपका है जो आपका क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, तो ये मुझे आपको कराना है। एलए अपन कर ही रहे थे, फर्स्ट सेकंड कर लिया, अब 3, 4, 5 कराना है। इसमें सबसे पहला कौन सा है आपका, आइसोबारिक प्रोसेस, आइसोबारिक प्रोसेस, इसको रब कर देते हैं और ऊपर से लिखना शुरू करते हैं। तो सबसे पहला कौन सा है, सबसे पहला है अपना आइसोबारिक प्रोसेस, और फिर इसके बाद जो है होता है आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस, ठीक है। और लास्ट में अपना है एडियाबैटिक प्रोसेस, ठीक है। आइसोबारिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस और एडियाबैटिक प्रोसेस। क्यों आ गए हम लोग, ठीक है, एडियाबैटिक प्रोसेस, ठीक है। ये 3 चीजें हैं, ये अपने को अभी क्या करनी है, पढ़नी है, ठीक है। एक एक करके मैं आपको बहुत आसानी से ये करके देता हूं। आइए, आइसोबारिक प्रोसेस में आप लोग जानते हैं क्या कांस्टेंट होता है, बार आ रहा है, बार मतलब बार प्रेशर का यूनिट होता है, तो इसमें क्या कांस्टेंट होता है बच्चों, इसमें प्रेशर आपका क्या होता है, कांस्टेंट होता है। वो आप लोग लिख सकते हैं, आप वर्ड्स में लिख सकते हैं, मैं सिंबॉलिक फॉर्म में लिख करके दे रहा हूं। आइसोकोरिक प्रोसेस में क्या होता है बताइए, आपका वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, ठीक है ना। और इसमें जो है एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या होता है, आपका हीट कंटेंट कांस्टेंट होता है,
इसमें कोई हीट कंटेंट में चेंज नहीं आता। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट ये हो गया। क्या क्या कांस्टेंट है वो आप लोग लिख दो सबसे पहले। सेकेंड पॉइंट में क्या करना है, सेकेंड पॉइंट में अपन क्या करेंगे, फ्लॉट लगाएंगे तीनों को। क्या लगाएंगे, फ्लॉट लगाएंगे। तो अगर फ्लॉट लगाएंगे तो बताइए क्या होगा, डेल्टा, या ऐसे बोलिए Q इज इक्वल्स टू क्या होता है, डेल्टा U प्लस W होता है। W क्या होता है, W होता है P dV बच्चों। क्या होता है, आइसोबारिक में क्या होता है, ये होता है P डेल्टा V बोल दीजिए, है ना। तो ये अपना ऐसे हो जाएगा। तो यहां पर आइसोबारिक जो अपना प्रोसेस है उसके अंदर ये अपना क्या बनेगा, Q का वैल्यू बनेगा। ये इस तरीके से फ्लॉट अपन लगा सकते हैं इसके अंदर। क्लियर हो गया। चलो भाई, इसमें अगर लगाएंगे तो क्या होगा, इसमें आपका जो है वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो डेल्टा V क्या है, 0 है। इसमें क्या है, इसमें डेल्टा P क्या है, 0 है। इसमें आप लोग बोल सकते हैं डेल्टा Q क्या है, 0 है, ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। चलो भाई, तो यहां पर अगर मैं फ्लॉट लगाता हूं तो फ्लॉट लगाऊंगा तो क्या होगा बताओ, Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस W है। और W क्या होता है, W होता है P डेल्टा V, और डेल्टा V 0 है। दिस इंप्लाइज Q का वैल्यू क्या होगा, Q डेल्टा U के बराबर होगा। क्लियर हो गया, समझ में आ गया। इसके बाद जो है, इसके बाद Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस P डेल्टा V। अब Q क्या है इसके अंदर, Q ही 0 है। Q मतलब यहाँ पर चेंज इन अपन ने Q लिया है तो वही 0 है। अगर वो 0 है तो यहाँ पर इसको W लिख दो प्लस W। तो दिस इंप्लाइज बताओ W इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस डेल्टा U, या डेल्टा U इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस W। ऐसे लिख सकते हैं इसको। समझ आ गया, क्लियर हो गया। तो इतनी आसानी से आप लोग कर सकते हैं। क्या कांस्टेंट है पहले पॉइंट में वो लिख दो। उसके बाद क्या कर दो, सेकेंड पॉइंट बनाने के लिए क्या कर दो, फ्लॉट लगा दो। उसके बाद आप लोग क्या करेंगे, थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट में अब बाकी जो यहाँ पर वेरिएबल है, यहाँ पर प्रेशर कांस्टेंट है तो वॉल्यूम और टेम्परेचर में क्या रिलेशन है, यहाँ वॉल्यूम कांस्टेंट है तो प्रेशर और टेम्परेचर में क्या रिलेशन है। तो यहाँ पर अगर देखो कैसे याद रखने का, पीवी इज इक्वल टू क्या है, एनआरटी। अब प्रेशर कांस्टेंट है तो बचा क्या, वॉल्यूम, और वॉल्यूम और टेम्परेचर क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो लिख देने का, अकॉर्डिंग टू आइडियल गैस इक्वेशन इन आइसोबारिक प्रोसेस वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। समझ आया, इतना आसान है। तो ऐसे आपको 7-8 पॉइंट याद करा देता हूं मैं, पूरे आपको मार्क्स मिल जाएंगे। वही लगाओ, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी लगाओ। यहाँ पर क्या कांस्टेंट है, वॉल्यूम कांस्टेंट है तो प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अब एडियाबैटिक प्रोसेस का क्या करना है, एडियाबैटिक प्रोसेस में पीवी, वीटी और आपका तीसरा रिलेशन जो है वो आपको बता देता हूं मैं। पीवी रेस टू गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट, ये हम लोग ने फर्स्ट पार्ट में किया था। और भी फॉर्मूलेज हैं इसके, ये आपका टी रेस टू गामा और आपका है P रेस टू 1 माइनस गामा इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, और आपका है जो अभी मैंने लगाया TV रेस टू गामा माइनस 1 इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। समझ में आ गया। तो ये तीन इसमें रिलेशन होते हैं, PV, TP, PT और VT रिलेशन। तो तीनों आपको बता दिया है मैंने। मैं एक्चुअली इसको डिराइव कराता हूँ हर साल, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैंने चैप्टर पढ़ा है नहीं, वरना पूरा डिराइव कराता हूँ मैं क्लासरूम में ये रिलेशंस। ठीक है, चलो भाई ये हो गया। इसके बाद जो है और क्या पॉइंट हो सकते हैं, मैं सारी चीज़ें आप लोगों के लिए आसान करके लाया हूँ, बहुत आसानी से आपको याद हो जाएंगे ये चीज़ें। ठीक है, चलो भाई। इसके बाद जो आपका आइसोबारिक प्रोसेस होता है, इसमें प्रेशर कांस्टेंट है। इसमें वर्क डन अगर अपन निकालने की कोशिश करें तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होगा, P डेल्टा V। क्या फॉर्मूला होता है, P डेल्टा V। ठीक है ना। यहां पर जो वर्क डन आपका होगा ना, यहां पर वर्क डन होगा आपका 0। क्यों, P डेल्टा V होता है और डेल्टा V क्या है, 0। तो यहां पर आइसोकोरिक में वर्क डन क्या होगा, 0 होगा। और यहां पर जो आपका एडियाबैटिक में अभी अपन ने देखा NR डेल्टा T 1 माइनस गामा, ये एडियाबैटिक प्रोसेस का वर्क डन है। समझ में आ गया। तो एक पॉइंट वर्क डन पे आ जाएगा, वर्क डन का पॉइंट हो गया। इसके बाद और पॉइंट क्या हो सकते हैं, और पॉइंट ये हो सकते हैं कि इंटरनल एनर्जी का चेंज बताओ। तो याद रखो ये तीनों केसेस में इंटरनल एनर्जी क्या है, उसका चेंज सेम है। तो वो क्या होता है, NCV डेल्टा T, ये आपका होता है। और ये यहां पर भी होगा क्या आपका, ये हो जाएगा NCV डेल्टा T। CV क्या है, स्पेसिफिक हीटेड कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, और डेल्टा U ये भी क्या हो जाएगा, NCV डेल्टा T। क्लियर हो गया, समझ में आ गया। तो ऐसे इसको डिराइव कर सकते हैं, लेकिन डिराइव करने का अपने पास टाइम नहीं है अभी, तो बस याद रखना है कि ये ऐसे कंपैरेटिव स्टडी कराऊंगा तो बहुत इजी होगा तुम्हारे लिए, इस वजह से मैंने नहीं कराया आपको। इसके बाद जो है, जो आपका Q का जो वैल्यू है, हीट कंटेंट का वैल्यू, उसका फॉर्मूला यहां पर जो होता है NCP डेल्टा T होता है आइसोबारिक प्रोसेस में। आइसोकोरिक प्रोसेस में ये आपका जो Q होता है वो होता है आपका NCV डेल्टा T, NCV डेल्टा T होता है। और जो आपका यहाँ पर Q होता है वो तो 0 होता है, हीट कंटेंट में कोई चेंज नहीं आ रहा, तो Q क्या अपना 0 है, ये अपन जानते हैं। अब इसके बाद एक पॉइंट की कमी लग रही थी मुझे,
बाकी सब थ्योरेटिकल लग रहे थे, मैं बहुत आसानी के लिए सब मैथमेटिकल पॉइंट्स ले आया। एक पॉइंट की कमी लग रही थी, तो टेक्स्ट बुक से हट के एक पॉइंट मैंने इसमें ऐड कर दिया है, वॉल्यूम एक्सपांशन कांस्टेंट। गलत नहीं है, टेक्स्ट बुक में नहीं, लेकिन लिखोगे तो मार्क्स मिलेंगे, कोई गलत नहीं देगा, अनलेस एंड अनटिल आपके वो जो चेक करने वाला उसको पता होना चाहिए, ठीक है। तो वॉल्यूम एक्सपांशन कांस्टेंट वो अक्सर हम लोग एंट्रेंस में कराते हैं बच्चों को, तो ये 6 पॉइंट है यहाँ, तो मैं आपको ये आपको समझ में आ गया होगा। वॉल्यूम एक्सपांशन कांस्टेंट VEC नजर आ रहा है ना, हाँ नजर आ रहा है। VEC यहाँ पर होता है 0, नहीं यहाँ 0 नहीं होता है, यहाँ होता है 1/t। कहाँ पर? आइसोबारिक में क्या होता है? 1/t होता है, ठीक है। उसके बाद आपका वॉल्यूम एक्सपांशन कांस्टेंट, यहाँ पर होता है आपका 0, कहाँ पर? आइसोकोरिक में। और जो आपका एडियाबैटिक है उसमें वॉल्यूम एक्सपांशन कांस्टेंट जो होता है 1/1 माइनस गामा इंटू टी। तो बहुत सिंपल करके मैं ले आया था ये सब पॉइंट्स। अब इसके बाद जो है 7 पॉइंट्स हो गए, 4 मार्क का सवाल है, 8 पॉइंट लिखने, तो अब हर एक का आप लोग ग्राफ बना देंगे, ठीक है ना। इसका ग्राफ कैसे बनेगा, यही बना दूं उसका ग्राफ। इसका ग्राफ कैसे बनेगा, ये आपका पीवी डायग्राम, बताइए पीवी डायग्राम। आइसोबारिक है मतलब कांस्टेंट प्रेशर वाला प्रोसेस, ठीक है, ऐसा है। इधर पे एक डायग्राम बना देते हैं इसका। आइसोकोरिक है, पीवी डायग्राम बताइए क्या होगा, इसका क्या होगा? आइसोकोरिक मतलब ये ऐसे जा रहा है, ठीक है, क्लियर हो गया। तो इस तरीके से एक ही वॉल्यूम है, वॉल्यूम नहीं चेंज हो रहा, वॉल्यूम कांस्टेंट है, ठीक है। एक सेकेंड, उसके बाद जो है, उसके बाद यहाँ पर एडियाबैटिक प्रोसेस। तो एडियाबैटिक प्रोसेस क्या होगा? ये आपका P, ये आपका V, उसके बाद ये आपका क्या होगा? एडियाबैटिक प्रोसेस। इस तरीके से ये आपका क्या होने वाला है? एडियाबैटिक प्रोसेस। क्लियर हो गया, समझ में आ गया? तो आई होप आपको समझ में आया होगा। बहुत सिंपल करके मैंने लाया था, मैं पूरे पॉइंट्स ही बना रहा था, इस वजह से मुझे थोड़ी सी देरी हो गई। मैं बहुत सिंपल करने की कोशिश करता हूँ तो थोड़ा सा वक्त लगता है, तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको करा दी। आई होप ये हमारा क्वेश्चन बैंक कंप्लीट हो गया, थर्मोडायनेमिक्स का भी। तो अगर कोई डाउट हो, कोई कंफ्यूजन हो, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए और अपने दोस्तों के साथ में उसको शेयर करिए, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की हेल्प कर पाएँ। ओके, थैंक यू।